एक बार फिर से सीपीआर में आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। मैं आपका हमराज आरजे हूँ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर, और लेकर आया हूँ दोबारा से सीपीआर में खबरें। ये खबरें हमारे पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से आती हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हीरो से मालामाल एक देश जहाँ पर हज़ारों औरतें सेक्स वर्कर बनने पर मजबूर हैं। करीब 20 साल की सिंगल मदर इसाटा सिएरा लियोन में सेक्स वर्कर्स की जगह काम कर रही हैं और ये भयावह जिंदगी का प्रतीक है। उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें लूटा गया, अपहरण किया गया, दूसरे देश में वो तस्करी की गई और उन्हें वहाँ से बचाया गया। एक बार फिर से तस्करी की गई और उन्हें फिर से बचाया गया। इन सब के बीच उन्हें एक खतरनाक ड्रग कुश की लत लग गई। ये वो नशा है जो पश्चिम अफ्रीकी देशों में तबाही मचा रहा है। बीबीसी अफ्रीका आई ने सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन के करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मकैनी शहर में सेक्स वर्कर के एक समूह की जिंदगी को करीब से देखा है। ये शहर एक ऐसे इलाके में जहाँ हीरे पाए जाते हैं, वो हीरे जिन्होंने सिएरा लियोन के गृह युद्ध को भड़काया था। परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ झेल रही हैं ये महिलाएं। वो एक ऐसा संघर्ष था जिसके डरावने नतीजे आज तक महसूस किए जाते हैं। मकैनी में रहने वाले सैकड़ों सेक्स वर्कर्स में से सेटा एक हैं। हमने जिन महिलाओं से बात की है उनकी ही तरह सेटा ने भी अपना केवल पहला नाम इस्तेमाल करना चुना। वो कहती हैं, मैं जो भी त्याग कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मैंने सड़कों पर बहुत दर्द सहा है। वो आगे कहती है, मैं एक क्लब में एक ऐसे शख्स से मिली, उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी ब्रा से पैसे निकाल लिए और मैं उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसने अपनी बंदूक से पीछे मुझे मारा। वो ये मार डालना चाहता था। ये बेहद खतरनाक जिंदगी है। जिन महिलाओं से हम मिले उनमें से कुछ को HIV संक्रमण हो चुका है, कुछ मारी जा चुकी हैं। बहुत सी महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत कम विकल्प है। शहर के एक अंधेरे और दलदले इलाके में 2 सेक्स वर्कर्स ने एक जगह की ओर इशारा किया जहाँ जमीन पर अनाज की खाली बोरियां बिछी हुई हैं। उनमें एक युवती मावंटी ने बताया कि ये वही जगह है जहाँ से वो दोनों साथ साथ काम करती हैं। वो बताती हैं, एक रात में 10 पुरुषों से वो मिलती हैं। एक पुरुष एक बार के लिए $1 देता है। वो ये कोशिश करती हैं कि ठीक ठाक पैसे कमा लें ताकि अपने बच्चों की मदद कर सकें। उनके 6 बच्चे थे, लेकिन 3 मर चुके हैं और बाकी के 3 स्कूल जाते हैं। वो कहती हैं, एक बच्चे ने अभी अपनी परीक्षा दी है। मैं सेक्स नहीं बेचती तो मेरे पास बच्चे को स्कूल भेजने के पैसे नहीं होते। ये मेरा दर्द है। सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक सिएरा लियोन में हजारों महिलाओं ने सेक्स वर्क को अपनाया है। उनमें से कई युवतियां ऐसी हैं जो युद्ध के बाद अनाथ हो चुकी हैं। ऐसा युद्ध जिसने 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली, और 2022 में जब यह खत्म हुआ, उससे पहले इस युद्ध ने देश की करीब आधी आबादी को विस्थापित कर दिया था। चैरिटी समूहों का कहना है कि इबोला और कोरोना वायरस महामारी के कारण पड़े आर्थिक बोझ की वजह से सेक्स वर्क करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। दूसरे ऐसे संकट की तरह इस संकट का भी असर महिला आबादी पर ज़्यादा पड़ा है। इस देश में सेक्स वर्क गैर कानूनी नहीं, लेकिन इन महिलाओं को समाज से अलग समझा जाता है। सरकार या समाज से इन्हें बहुत कम सहायता मिलती है। पहली बार जब इसाटा को मानव तस्करी का सामना करना पड़ा, 2020 में इसाटा से मिलने के कुछ समय बाद ही उनका एक अपराधी गिरोह ने अपहरण कर लिया और सेक्स गुलाम की तरह गाम्बिया, सेनेगल और आखिरी में माली में बेच दिया। उन्होंने किसी तरह फ़ोन तक पहुंच बनाई और अपने हालात के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिस राह से वो हमारे पास आते हैं, लगता है हमें मार ही देंगे। मैं बहुत दर्द झेल रही हूँ। बीबीसी अफ्रीका आई ने तब उनको ढूंढा और संयुक्त राष्ट्र का निकाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM की मदद से उन्हें वापस सिएरा लियोन लाया गया। उन्होंने सेक्स वर्क छोड़ दिया था, लेकिन जो हमने उनसे साल 2021 में मुलाकात की तो वो एक स्थानीय रसोई में खाना बनाकर अपनी बेटी की देखभाल के लिए बहुत मुश्किल से पैसे जुटा पा रही थी। अगली बार साल 2023 में हमें इसाटा के बारे में जानकारी मिली। वो तब तक कुश के नशे में फंस चुकी थी और दोबारा सेक्स वर्क में लौट आई थी। कुश एक ऐसा नशे वाला पदार्थ है जो सस्ते में बिकता है और उसमें इंसान की हड्डियां भी पाई जा सकती हैं। ये ड्रग सिएरा लियोन में इतनी बड़ी समस्या में है कि राष्ट्रपति ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। इसी नशे की लत में इसाटा ने अपने सबसे छोटे बच्चे को छोड़ दिया। वो 4 महीने का था और उसकी देखभाल इसाटा की माँ पोसे कर रही थी। पोसे कहती हैं, सड़क पर बीतती जिंदगी ने उसे कुछ पीने पर मजबूर कर दिया। तनाव वजह है। मैं स्मोकिंग करती हूँ ताकि भूल सकूँ। नाटा भी करीब 20 साल की है और सिंगल मदर है। उनकी 3 बेटियां हैं। हम उनके घर पर उनसे तब मिले जब वो बाहर काम करने पर जाने की तैयारी कर रही थी। वो कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्रार्थनाएं ऊपर वाला सुनेगा। उनकी बेटी अपनी माँ को मेकअप करते हुए देखती हैं। वो हमसे कहती हैं कि वो बड़ी होकर वकील बनना चाहती है। वो कहती है, मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। शहर के एक और हिस्से में हमने एक और 10 साल की लड़की से मुलाकात की। उसका नाम रुगियाटो था। उसकी माँ गिना भी सेक्स वर्कर थी और साल 2020 में महज 19 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। रुगियाटो कहती हैं कि मेरे माँ और पिता मर चुके हैं, सिर्फ दादी हैं। अगर वो मर जाती हैं तो मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि मुझे सड़क पर मार दिया जाए।
जब हमने नाटक को दूसरी बार देखा तो पहचान नहीं सके वो भी कुछ की गिरफ्त में पड़ चुकी थी। उन्होंने तब हमसे कहा, मैं इस तरह से जीकर खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहती। कभी कभी मैं रोती हूँ और याद करती हूँ, इसलिए मैं स्मोकिंग करती हूँ ताकि भूल सकूँ। उनकी 3 बेटियों को अब रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ रहा है। जब दूसरी बार इसाटा को मानव तस्करी का सामना करना पड़ा। फिर 2024 की शुरुआत में इसाटा के लिए बुरी खबर आई। उन्हें एक बार फिर से तस्करी का सामना करना पड़ा। उनसे तस्करों ने वादा किया कि नैनी के काम के लिए उन्हें घाना ले जाया जा रहा है, लेकिन उन्हें माली ले जाया गया और सोने की खान वाले इलाके में सेक्स वर्क के लिए मजबूर किया गया। इसाटा ने मैं फ़ोन पर कहा कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ, मुझे पछतावा हो रहा है। उन्होंने बाद में बताया कि वो अब चिंता में आ गई थी। जब जिस आदमी ने उन्हें नैनी के काम का वादा किया था वो उन्हें हर पुलिस चेक पॉइंट और सीमा चौकसियों से बचाते हुए ले जा रहा था। इसाटा ने आगे बताया कि उसने हमें एक जॉय नाम की नाइजीरियन महिला को सौंप दिया। हमने पूछा, तुमने हम लोगों से कहा था कि नैनी के काम के लिए घाना ले जा रहे हो, क्या ये घाना है? जॉय ने तो हमसे पूछा, क्या हमें ये नहीं बताया गया था कि हम सेक्स वर्क के लिए जा रहे हैं? तब मैंने कहा नहीं। जॉय ने कहा, जाओ कुछ और पैसा लाओ और मुझे दो। कई तस्करी की गई महिलाओं की तरह इसाटा को भी बताया गया कि अगर उन्हें अपनी आज़ादी चाहिए तो इसके लिए तस्करों को एक बड़ी रकम चुकानी होगी। उन्होंने इसाटा को $1700 देने के लिए कहा। इस रकम के लिए उन्हें सैकड़ों पुरुषों के साथ सेक्स करना पड़ता। तस्कर ने उन्होंने बताया कि ये पैसा 3 महीने में ही चुकाना होगा। संयुक्त राष्ट्र का निकाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM तस्करों के कब्जे में चले गए लोगों की मदद करता है। IOM का कहना है कि हर साल बच्चों समेत हजारों सीरिया लियोन के लोग मानव तस्करी का शिकार होते हैं। इन लोगों को या तो अपहरण होता है या फिर इन्हें बेहतर नौकरी के वादे के साथ देश के बाहर ले जाया जाता है, लेकिन बाद में इन्हें विदेश में बेच दिया जाता है, जहाँ ये लोग या तो मजदूरी करते हैं या इन्हें यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो अपने घर दोबारा नहीं लौट पाते। इसाटा सौभाग्यशाली है कि आखिरकार वो मकैनी लौट सकी और अब वो अपने 2 बच्चों की और माँ के साथ रह रही हैं। और ये है इसाटा की कहानी। पुरानी फिल्मों को फिर से देखने के लिए क्यों सिनेमाघरों में आ रही है भीड़? जो 26 साल की जाकिया रफ़ीकी ने सुना कि 2018 में आई बॉलीवुड फिल्म लैला मजनू दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, तो उन्हें पता था कि वो इसे फिर से देखेंगी। अपनी बहन के साथ फिल्म देखने आई जाकिया रफ़ीकी कहती है कि 2018 में मैं उन चंद लोगों में से थी जो इस फिल्म को देखने आए थे। इस बार कई लोग आए हैं, बहुत से लोग इस फिल्म को देखते हुए हंस रहे थे, रो रहे थे। रफ़ीकी कहती है कि इस फिल्म से उनका भावनात्मक जुड़ाव है और ये प्रेम कहानी कश्मीर की पृष्ठभूमि पर उकेरी गई है, जहाँ से वो ताल्लुक़ रखती हैं। उनका ये भी कहना है कि वो अपने घर के हिस्से को बड़े पर्दे पर देखना एक सुखद अनुभव है। जब वो कश्मीर की सड़कों पर गाड़ी में सैर कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप वहाँ खुद मौजूद हैं। मशहूर फिल्म निर्माता इम्तियाज़ अली की फिल्म लैला मजनू जब पहली बार रिलीज़ हुई थी तो कुछ अच्छा खास कमाल नहीं दिखा सकी थी, लेकिन दोबारा रिलीज़ होने पर फिल्म काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये उन कुछ दर्जन भर भारतीय फिल्मों में से एक है जिनकी दोबारा रिलीज़ होने पर दर्शकों को भारी संख्या में सिनेमाघरों की तरफ ले जा रहे हैं। दोबारा रिलीज हो रही फिल्मों में से कुछ तो ऐसी हैं जो 2 दशक पहले रिलीज हुई थी। दुनिया भर की दूसरी सिनेमा की इंडस्ट्री की तरह ही भारतीय सिनेमा उद्योग ने कोरोना काल के समय से काफी उतार चढ़ाव देखे, जब महीनों तक सिनेमाघर बंद थे। ट्रेंड विश्लेषक कोमल नाटा कहते हैं ये साल खासतौर पर हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों के लिए अच्छा नहीं रहा है। लैला मजनू देखने वालों की भीड़, हालांकि बॉलीवुड के प्रभुत्व वाली भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई अब ज़्यादा फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन अब लोगों से सुनना आम हो गया है कि वो सिनेमाघर में जाने के बजाय फिल्मों के नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने का इंतजार करेंगे। कुछ फिल्मों ने इस ट्रेंड को तोड़ा है। हाल ही में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म हिस्ट्री 2 ने देश में अब तक तकरीबन करीब 400 रुपये से करोड़ की अधिक की कमाई की है। वो साल अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन चुकी है। कमाई के मामले की बात करें तो ये बस पैन इंडिया फिल्म काल की से ही पीछे है। काल की भारत के कुछ सबसे बड़े सितारों से सजी हुई फिल्म है, लेकिन हिस्ट्री 2 इंडस्ट्री की कुछ अपवादों में से एक है, क्योंकि इससे पहले कई दिग्गज सितारों की भी फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप हुई हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लगातार हो रहे बदलाव, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री लगातार बदलाव का सामना कर रही है, क्योंकि दर्शकों को देखने की आदतें बदल रही हैं। इस साल की अब की टॉप 10 फिल्मों में से 3 केरल राज्य से हैं, जहां बजट तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और दर्शक दोनों ही अपनी सुविधा के हिसाब से पुरानी फिल्मों की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर फिर से रिलीज हुई फिल्मों की लिस्ट देखें तो इसके पीछे का फार्मूला समझ पाना मुश्किल होगा। दोबारा रिलीज हुई फिल्में अलग अलग शैली की हैं। 1990 का दशक काफ़ी पसंदीदा नजर आता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके हैं कौन जैसी रोमांटिक फिल्में हो, या मैं खिलाड़ी तो नाड़ी और बाजीगर जैसी एक्शन थ्रिलर, इन्हें दोबारा बड़े पर्दे पर दर्शकों का प्यार मिल रहा है।
रॉकस्टार जिंदगी न मिलेगी दोबारा और जब वी मेट जैसी बात की फिल्मों ने भी दर्शकों को वापस सिनेमाघरों की तरफ खींचा है। विशेषक लैला मजनू की सफलता से सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित है। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि विशेष तौर पर इस बात से खुश है कि कश्मीर में दर्शक इस फिल्म को देख पाए, क्योंकि वहाँ सिनेमाघर 2 दशक बाद 2022 में दोबारा खुले हैं। कोमल नाटा कहते हैं कि फिल्म अब जाकर अपनी कीमत निकाल पाई है या कम से कम अपना घाटा कम किया है। ये सफलता ऐसी दूसरी फिल्मों को भी दोबारा रिलीज के लिए प्रेरित करेगी। री रिलीज फिल्मों के चलने की वजह क्या है? बॉलीवुड विश्लेषक तरण आदर्श कहते हैं कि ये री रिलीज फिल्म नई फिल्मों की कमी और बॉक्स ऑफिस की फीकी पड़ गई चमक को पूरा कर रही है। इनकी री रिलीज में ना के बराबर प्रमोशन होता है। इनके पोस्टर सिर्फ सोशल मीडिया और टिकट बुकिंग साइट्स पर नजर आते हैं। तरुण आदर्श कहते हैं पूरी तरह से नॉस्टैल्जिया पर निर्भर करती है या किसी फिल्म के लिए दर्शकों का प्यार दिखलाती है जिसका पहले से ही कल्ट दर्शक वर्ग है। और वहीं तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी रिलीज के पीछे मुख्य फैक्टर यहाँ के सितारे हैं। हाल ही में कुछ वीडियो सामने आए जिसमें तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी की फैंस 2002 की उनकी हिट मूवी इंदिरा के गाने पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और खबर लाऊंगा आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो 9 पर। धन्यवाद।